बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम काउंटडाउन बुक 6 यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। यूनिट नंबर 12 है हमारे पास जी, एंगल। ओके जी, हम एंगल के बारे में अब आज डिस्कस करेंगे। एंगल क्या है, इसमें ये कुछ उन्होंने मैथ फ्लैश में आपको दिया है कि कुछ चीज़ें पड़ी हैं, इनमें कौन सा एंगल है, क्या ये एंगल है या नहीं है। तो इनको बाद में हम डिस्कस करेंगे, ये आप खुद ही कर लेना जब हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेंगे। तो वो कहता है कि प्लेस योर एल्बो ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। वो कहते हैं कि अपनी जो एल्बो है उसको टेबल पे इस तरह रखें जैसे यहाँ पे, यानी कि इस एल्बो को टेबल के ऊपर रखें अपने सामने। फिर क्या करें, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, होल्ड योर लोअर आर्म क्लोज टू योर अपर आर्म। तो क्या करें जी, अपना हाथ जो है वो ये फॉर एग्जांपल आपका हाथ है, इसको आप अपने आर्म के साथ मिलाएं तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी। अब आप क्या करें, एक्सटेंड योर आर्म स्लोली। अब आप अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता खोलते जाएं। तो जैसे जैसे आप खोलते जाएंगे आपका हाथ जो है उसके दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एंगल। और ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इसका मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसके बाद ये एक और एग्जांपल है कि ये हमारे पास क्लॉक है, इसकी दोनों जो हैंड्स होती हैं वो देखें, आहिस्ता आहिस्ता जो हैंड्स है वो मूव करती जाती है तो उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो इसको हम कहते हैं एंगल। अब यहाँ पे डेफिनेशन आ गई एंगल की। एन एंगल रेफर टू द स्पेस इन डायग्राम इन डिग्री बिटवीन टू intersecting line or surfaces at or close to the point where they meet। वो कहते हैं कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो उससे क्या होती हैं, दो लाइनें हो सकती हैं, दो प्लेन हो सकते हैं, तो उससे क्या होता है, एंगल बनते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने लैपटॉप की भी दी है। तो जैसे कि लैपटॉप आपने ऑन करना है तो पहले आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो एंगल जो है वो बढ़ेगा, फिर और ऊपर करेंगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि जी, डिस्क्राइबिंग एन एंगल, एक एंगल को हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन ज्योमेट्रिकली एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट रेज। दो डिफरेंट रेज से एंगल बनता है और लाइन सेगमेंट या लाइन सेगमेंट की वजह से आता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है ए। ठीक है, ए से आप इस साइड पे जाएं सी की तरफ या बी की तरफ जाएं, तो ये दोनों क्या हैं, रे हैं। तो इनके दरमियान जो ये वाला डिस्टेंस आ रहा है, ये जो आर्क बन रही है, ये डिस्टेंस बन रहा है, इसको हम कहते हैं एंगल। ठीक है जी। तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ये हमारे पास आ गया वर्टिक्स, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो उनका होता है उसको वर्टिक्स कहती हैं। और जो ए सी या ए बी एक दो रे हैं, इनको हम कहते हैं आर्म। और दरमियान में आ जाता है एंगल। ये हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है जी। वो कहते हैं कि द स्टार्टिंग पॉइंट of the ray is called vertex or the angle, and the two rays are known as a arm। ये दोनों रे जो हैं इनको क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि एन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। ये एंगल का सिंबल है हमारे पास, ये एंगल जैसा होता है। एंड थ्री लेटर्स डेट डोनेट द एंड पॉइंट।
वो कहते हैं कि 3 लेटर से आप क्या करेंगे, एंगल को शो करेंगे। जैसा कि ये एंगल शो हो रहा है, तो इसमें BAC हम इस तरह नाम लिखेंगे, पहले B फिर A और फिर C, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले C फिर A और फिर B। मीन्स कि जो वर्टिक्स होगा उसको हम दरमियान में लिखेंगे, और ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास या तो इनको हम लाइन कह सकते हैं, लाइन सेगमेंट कह सकते हैं, या फिर हम इनको रे कह सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि द ऑफ अ 2 आर्म एंड द वर्टेक्स, यानी कि 2 आर्म और एक वर्टेक्स मौजूद होता है, उस नाम को हम लिखेंगे। द वर्टेक्स इज रिटन इन द सेंटर, जो वर्टेक्स होता है उसको दरमियान में लिखते हैं। ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एंगल कैन बी आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल इट्स वर्टेक्स, या सिर्फ हम उसको उसके वर्टेक्स से शो कर सकते हैं, यानी कि हम सिर्फ कह सकते हैं एंगल ए। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ए बी रे है, एक हमारे पास ए सी रे है। तो इस तरह ए इज़ द वर्टेक्स, ए वर्टेक्स है किसका, ए बी और ए सी का। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनेगा उसको हम किस तरह लिखेंगे, BAC या CAB। ठीक है जी। या फिर हम उसको सिर्फ ये कह सकते हैं कि एंगल ए है। ठीक है। इसके अलावा हम एंगल को नाम भी लिख सकते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, सो ऑल हम कोई भी नाम दे सकते हैं। यानी जैसे इस डायग्राम में आपने नाम दिए हुए हैं, तो हम एंगल को नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कंपैरिजन ऑफ एन एंगल, कि कौन सा एंगल बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है। तो उसकी मेजरमेंट से भी पता चल जाता है और उसकी डायग्राम से भी पता चल जाता है। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला एंगल छोटा है और ये वाला एंगल जो है ये वाला ये बड़ा है। ओके जी। इसके बाद हमारे पास जैसे जैसे लैपटॉप की बात हो रही है कि लैपटॉप जैसे जैसे आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो उसका एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे क्लोज करेंगे एंगल कम होता जाएगा। ठीक है जी। ये तो बात आ गई यहाँ पे। अब टाइप ऑफ एन एंगल डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ एंगल क्या होती हैं, सबसे पहले राइट एंगल। राइट एंगल वो होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री होती है। ये जो सामने आपको दिया गया है इसको हम कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल को हम इस बॉक्स से शो करते हैं। ओके जी। तो राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल इज ऑफ अ 90 डिग्री। राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। द आर्म ऑफ अ राइट एंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो दोनों आर्म होते हैं ये वाले, यानी कि ओ ए और ओ बी दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, अगर तो राइट एंगल से स्मॉलर हो, जैसे ये वाला नीचे वाला एंगल है, तो ये क्या है, स्मॉलर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। ओके जी। इसके बाद ये हमारे पास एक्यूट एंगल है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है जी, एन ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो होता है जिसकी वैल्यू 180 डिग्री हो। ये हमारे पास यहाँ पे सामने एक नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। अ स्ट्रेट एंगल फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होता है, और द आर्म ऑफ अ स्ट्रेट एंगल एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। जो आर्म होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये देखें, ओ ए आपका राइट साइड पे है और ओ बी आपका लेफ्ट साइड पे है। ओके जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, वो एंगल जो 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये देखें, रिफ्लेक्स हो जाना, दोबारा मुड़ जाना। जैसे ही आप ये देखें, जैसे ही आप लैपटॉप ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 90 पे गए हैं। ठीक है। जो 90 से छोटा है वो तो एक्यूट एंगल है, जो 90 से बड़ा है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, और जो एक सीधी लाइन बना ले
वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको आप नीचे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। ओके जी। इसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल के बाद आ जाता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल वो होता है जो कि एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। ये यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था, ये वाला यहाँ तक पहुँचा तो ये एक्यूट एंगल था, फिर 90 पे पहुँचा तो राइट एंगल, 90 से बड़ा हुआ तो ऑब्ट्यूस एंगल, फिर 180 पे पहुँचा एक स्ट्रेट एंगल, फिर 180 से बड़ा हुआ तो रिफ्लेक्स, और जब ये सर्कल कंप्लीट हो गया तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, और इसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। ओके जी। इसके बाद हमारे पास कुछ पेयर्स ऑफ एन एंगल्स आते हैं, जिनमें सबसे पहले एडजेसेंट एंगल आता है। एडजेसेंट एंगल में तीन चीज़ें होती हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है एक दूसरे के साथ आने वाले। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। दे हैव एन अ कॉमन वर्टेक्स, उनमें एक ही वर्टेक्स होता है, यानी कि दोनों एंगल का एक ही वर्टेक्स होता है। ठीक है। दे हैव अ कॉमन आर्म, उनके दरमियान एक आर्म भी क्या होता है, कॉमन होता है, यानी कि ओ वाई जो है ये इस एंगल के लिए भी है और नीचे वाले एंगल के लिए भी है। ठीक है जी। इसके बाद वो कहता है कि ओ एक्स एंड ओ वाई जो है, यानी कि ओ जी लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ ओ वाई, जो दोनों आर्म हैं वो अपोजिट साइड पे होते हैं कॉमन आर्म के। ये ओ वाई जो है ये कॉमन आर्म है, तो जो ओ एक्स है वो उसकी लेफ्ट साइड पे है और जो ओ जी है वो उसकी राइट साइड पे है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं, अगर दो एंगल को प्लस करें तो सम जो है वो 180 डिग्री आ जाए तो उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद लीनियर पेयर। लीनियर पेयर वो होते हैं जो एडजेसेंट एंगल भी हों और सप्लीमेंट्री एंगल भी हों, उनको हम कहते हैं लीनियर पेयर्स। ठीक है जी। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, उनमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दे हैव अ कॉमन आर्म, उनमें कॉमन आर्म होना चाहिए। देयर आउटर आर्म्स क्या होने चाहिए जी, लाई ऑन अ सेम लाइन, वो दोनों सेम लाइन पे मौजूद हों, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हों, और उनका सम क्या हो, 180 डिग्री पे हो, तो उसको हम कहते हैं जी लीनियर पेयर। इसके बाद हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास वो होते हैं जिनको प्लस करें तो 90 डिग्री बने, यानी कि दोनों एंगल जो हैं वो 90 से छोटे हों, लेकिन उन दोनों को प्लस करने से पूरा 90 आंसर आता हो, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। ओके जी। तो ये भी हमारे पास ऐसे ही होते हैं जैसे आपके एडजेसेंट एंगल होते हैं, लेकिन अलग अलग भी हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइनें, ठीक है जी, ये दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं, फॉर एग्जांपल एक लाइन ये आ गई है, दूसरी लाइन ये आ गई है, तो इनसे एक ये वाला एंगल इस एंगल के अपोजिट होगा, वर्टिकली अपोजिट होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट होगा। ठीक है जी। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये नीचे लिखा हुआ है जी, ये इन जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनसे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं और उनकी तादाद 4 होती है। ठीक है। इसके बाद ये आपने पीछे यूनिट में पढ़ा था, इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टर, और इससे हम एंगल की मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। एंगल की मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिग्रीज जो हैं वो लिखी होती हैं, ये सारी। ठीक है जी। क्लॉकवाइज भी लिखी हुई हैं और एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको ज्योमेट्री बॉक्स में देखें तो इसकी दोनों साइडों पे, एक साइड पे ज़ीरो नीचे लिखी होगी और दूसरी साइड पे ज़ीरो ऊपर लिखी होगी। तो ये नहीं देखना कि ये क्या क्यों ऐसा लिखा हुआ है, असल में वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। तो ये प्रोटेक्टर जो है ये हम हमेशा किसके लिए यूज़ करते हैं, एंगल की मेजरमेंट के लिए, और ये 180 का होता है। इसमें एक प्लेन होता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, और एक 90 डिग्री की लाइन होती है। ठीक है, ये वाली। ठीक है। तो जहाँ पे जब आपने मेजरमेंट करनी होती है, फॉर एग्जांपल ये एंगल दिया गया है, ठीक है, तो आपने इसकी मेजरमेंट करनी है कि ये क्या कितना एंगल है। तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है, इसको आप यहाँ पे रखें। ठीक है जी, यहाँ पे। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन,
इसको आप इस लाइन के बिल्कुल ऊपर लिखें। ठीक है, तो जब ये लाइन जो है आपकी जो प्रोटेक्टर की लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली, ये उस एंगल की लाइन को अपने नीचे छुपा ले। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बताया कि ये एंगल है, आपने ये दरमियान वाला सेंटर यहाँ पे रखा। ठीक है, ये वाला सेंटर आपने यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे, और ये वाली लाइन जो है, ये वाली, ये आपने इस लाइन के बिल्कुल ऊपर लिखनी है। ठीक है, फिर आपने इधर से काउंट कर लेना है, काउंट करते जाना है। ठीक है, काउंट करते जाना है। ये वाला जो लाइन है, ये वाला नाम है, फॉर एग्जांपल ये बी है। आपने ये देखना है कि ये कहाँ पे आया है। ठीक है, ये वाली लाइन ये कहाँ पे आई है। जहाँ पे ये वाली लाइन आएगी उसके सामने जो भी वैल्यू होगी वो उसका डिग्री में आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर आपने कोई एंगल ड्रा करना है तो वो भी बिल्कुल यही बात है कि पहले आप एक स्ट्रेट लाइन लगाएं, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसको रखें और फिर काउंट करें कि आपको कितना एंगल चाहिए। पहले उसका वर्टेक्स लगाएं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर रख कर उसका वर्टेक्स लगाएं और फिर उसको काउंट करें। काउंट करने के बाद दोनों पॉइंट्स को वर्टेक्स से मिला दें। ठीक है जी, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आगे हम जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको यूनिट नंबर 12 की एक्सरसाइज करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।